आज जानते हैं फ़लस्तीन समस्या के बारे में। फ़लस्तीन समस्या के बारे में कुछ संक्षिप्त इतिहास की हम बात करते हैं आज इस वीडियो में। फ़लस्तीन समस्या हाल के इतिहास की सबसे कठिन समस्याओं में से एक है। यह अब एक शताब्दी से अधिक पुराना है। यह राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा असंख्य प्रस्ताव और पूछताछ का विषय रहा है। अब तक इसमें आसान समाधान का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। कुछ भी हो, यह अधिकाधिक जटिल होता जा रहा है, क्योंकि यह इस्लामवाद, आतंकवाद और विश्व मामले में अमेरिकी पश्चिमी आधिपत्य में उलझता जा रहा है। प्रमुख रूपरेखा में इजरायल फ़िलिस्तीनी संघर्ष के इतिहास के तथ्य विवाद में नहीं है। हालांकि जब कोई इस इतिहास की बारीकियों में जाता है तो कोई असहमति और व्याख्या में के मतभेद सामने आते हैं। 1897 में जब यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय मातृभूमि की स्थापना पर चर्चा करने के लिए पहली ज़ायोनी कांग्रेस आयोजित की गई थी, फ़िलिस्तीन में लगभग 6 लाख निवासी थे, जिनमें से लगभग 95% अरब थे। जबकि लगभग 5% केवल यहूदी थे। फ़लस्तीन तब ओटोमन साम्राज्य, यूरोप के बीमार आदमी का हिस्सा था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों द्वारा खंडित किया जाना था। 1922 में राष्ट्रसंघ ने ग्रेट ब्रिटेन को फ़लस्तीन पर अनिवार्य शक्ति प्रदान की। यह इस प्रावधान के साथ किया गया था कि ब्रिटेन को फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय मातृभूमि की स्थापना में सहायता करनी थी, जो यूरोपीय विरोधी यहूदीवाद के लंबे इतिहास से पीड़ित थे। फ़लस्तीन में यहूदियों का आप्रवासन, जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध तक के वर्षों में बेरोकटोक जारी रहा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध
की समाप्ति के बाद यह चरम स्तर पर पहुंच गया जब यूरोपीय यहूदियों के खिलाफ नाजी शासन द्वारा किए गए नरसंहार की सीमा चरम स्तर पर पहुंच गया। फिलिस्तीनियों को यहूदियों और फिलिस्तीन अरबों के बीच विभाजित करने तक फिलिस्तीन और यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच संयुक्त राष्ट्र के फैसले की पूर्व संध्या पर लगभग 1.35 मिलियन फिलिस्तीनी अरब और लगभग 6.5 लाख यहूदी थे, जिन्होंने फिलिस्तीन के अनिवार्य क्षेत्र का लगभग 6% हिस्सा हासिल कर लिया था। फिर भी महासभा ने यहूदी राज्य के लिए फिलिस्तीन के लगभग 56% क्षेत्र को यहूदियों को देना उचित समझा। फिलिस्तीनियों और पड़ोसी अरब देशों ने उनके अरब भाइयों ने संयुक्त राष्ट्र विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इजराइल के नए राज्य पर युद्ध छेड़ा और हार गए। 1948 की हार के बाद, जिसमें इजराइल राज्य का जन्म हुआ, लगभग आधी फिलिस्तीनी आबादी लगभग 7.5 लाख अपने ही देश के अंदर और बाहर शरणार्थी बन गई। अब उनकी संख्या 3 मिलियन से अधिक है। उनके पास अपने पूर्व घरों में लौटने की उम्मीद नहीं है और पड़ोसी अरब देशों में एकीकृत होने की बहुत कम संभावना है, जहां उनमें से अधिकांश रहते हैं। बात है 1948 की। अपनी हार के बाद अरब राज्यों ने इजराइल पर युद्ध जारी रखा और वे लगातार हारते रहे। अंततः शांति का युग आ गया। इसकी शुरुआत 1978 में मिस्र के साथ कैंप डेविड समझौते द्वारा की गई थी, जिसके बाद 1993 में इजराइल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच ओस्लो समझौतों की शुरुआत हुई थी। जैसा कि हम अब बोलते हैं, ओस्लो समझौते बेकार हो गए हैं और यह संभव नहीं है कि वे होंगे। यह अंतिम स्थिति के लिए बहुत प्रासंगिक होगी, जिस पर इजराइल, अमेरिकी और संघर्ष में अन्य मजबूत खिलाड़ियों द्वारा विचार किया जा रहा है। इजरायलियों ने पीड़ित क्षेत्र में बस्तियां बनाने की अपनी आदत जारी रखी है, जिसे वे अपनी बाइबल आधारित मातृभूमि मानते हैं, और फिलिस्तीनी लगातार इस तरह से विरोध कर रहे हैं कि दुनिया के अधिकांश लोग इसे आतंकवादी मानने लगे हैं। 2 साल से अधिक समय के विद्रोह और बड़े पैमाने पर इजरायली प्रतिशोध ने फिलिस्तीनियों के लिए लगभग असहनीय पीड़ा ला दी है, जिनका सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक जीवन लगभग ठप हो गया है। वर्तमान लेखक को ट्रैफिक लाइट की नवीनता अच्छी तरह से याद है, जिसे ओस्लो शांति प्रक्रिया की शुरुआत के बाद पहली बार फिलिस्तीनियों सड़कों पर पेश किया गया था। कुछ लोगों के लिए इसका अर्थ प्रगति था, यह आशा कि कब्जे के साथ साथ